हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम मैट्रिक्स प्रश्नावली पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में, और हमारे पास चल रही थी मैट्रिक्सों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। हमने 3 प्रकार की संक्रियाओं के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें से एक है हमारे पास मैट्रिक्सों का योग, दूसरा मैट्रिक्सों का अंतर, इसके अलावा एक मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणा। इन 3 के बारे में हमने बात भी की थी। इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को हमने हल भी किया था। ठीक है, एक और संक्रिया रह गई थी हमारे पास मैट्रिक्सों का गुणन। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे यहाँ का स्टडी मटेरियल आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अवयवों के गुणन के, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या होता है अवयवों का गुणन, किस प्रकार से किया जाता है, और ये कब संभव है और कब संभव नहीं है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, उन 2 मैट्रिक्सों का जो गुणन है वो अनुकूलनीय कहलाती है। 2 मैट्रिक्स हैं, वो गुणन के लिए अनुकूलनीय कहलाती है, यानी वो गुणन के लिए रेडी होती हैं। ये समझ लीजिए 2 मैट्रिक्सों का गुणन कब संभव हो सकता है, यदि प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, प्रथम मैट्रिक्स में क्या है, स्तंभों की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान हो। ध्यान देने की बात है, 2 मैट्रिक्स आपके पास मिलेंगी। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तथा मैट्रिक्सों के गुणन से एक नई मैट्रिक्स बनेगी। वो नई जो मैट्रिक्स है उसका क्रम है वो कैसे मिलेगा, जो पहली मैट्रिक्स है उसमें से पंक्तियों की संख्या और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें से स्तंभों की संख्या के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ठीक, समझिए, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए में अवयव हैं ए आई जे, और इसका क्रम मान लीजिए मेरे पास 2/3 है, और एक अन्य दूसरी मैट्रिक्स बी है और इसके अंतर्गत आने वाले अवयव को मैं बी आई जे से रिप्रेजेंट करूं और इसका ऑर्डर में 3/4 लिखूं। यानी एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2/3 है, अन्य दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है। तो आप देखिए, क्या ए मैट्रिक्स का बी के साथ में गुणन संभव है, यानी ए बी गुणन होगा क्या? तो ए बी गुणन होने के लिए ए कहलाएगी प्रथम मैट्रिक्स और बी कहलाएगी दूसरी मैट्रिक्स। तो जो पहली मैट्रिक्स है ए, उसमें तो स्तंभों की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आपको दिखाई दे रही है दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो ए का बी के साथ गुणा संभव होगा, यानी ए और बी दोनों मैट्रिक्स गुणन के लिए अनुकूलनीय होंगी, यानी उनका गुणा किया जा सकता है। समझ गए? अब बात करते हैं, ये जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी, इस ए बी मैट्रिक्स में अवयवों की जो संख्या होगी या इनका जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो कितना होगा? तो देखो, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था। आप इन्हें तो छोड़ दीजिए। पहली जो मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसमें से स्तंभों की संख्या। ये आपके पास नई मैट्रिक्स ए बी का क्रम आ जाएगा। तो आ गई बात समझ में, यानी 2 मैट्रिक्स कब गुणन के लिए अनुकूलनीय होती हैं? जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो उन दोनों मैट्रिक्स का गुणन संभव होगा, और प्राप्त होने वाली गुणा के रूप में आपके पास जो अवयव मिलेंगे वो भी एक मैट्रिक्स के ही होंगे, और उस मैट्रिक्स का क्रम है वो कैसे प्राप्त होगा? पहली मैट्रिक्स में से पंक्तियों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में से स्तंभों की संख्या के रूप में आपके पास ये ऑर्डर आएगा, क्रम आएगा, या कहें तो कोटि आएगी। आगे बात समझ में? तो जो चीज़ हमने यहाँ पर ये समझाई आपको सारी, उसको देखिए मैंने लिखा है, अर्थात
मैट्रिक्स ए की कोटि यदि कहीं पर m/p है, कैसी है, m/p के रूप में है, तथा मैट्रिक्स बी की कोटि है वो p/n के रूप में हो, तो यहाँ ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या p, ए मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है p, मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या p के समान है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का गुणन संभव है। तथा इस प्रकार गुणन से प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का क्रम क्या हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स में से तो पंक्तियों की संख्या m और दूसरी मैट्रिक्स में से स्तंभों की संख्या n। ठीक है, क्या यहाँ पर आपके पास उल्टा गुणन BA संभव है क्या? मैं BA की बात करूं तो देखिए B में आपके पास क्रम है वो 3/4 है, जबकि A का जो क्रम है वो आपके पास 2/3 है। तो B में तो स्तंभों की संख्या 4 है, जबकि A में पंक्तियों की संख्या 2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर B का A के साथ गुणन संभव नहीं होगा। तो आगे बात समझ में, दो मैट्रिक्स गुणन के लिए कब अनुकूलनीय होती हैं? जब पहली मैट्रिक्स में पंक्तियों स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के साथ बराबर हो, तब तो गुणन संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो एक चीज यहाँ ये भी निकल के आ रही है कि AB गुणन तो संभव है, लेकिन इसके विपरीत BA गुणन तो संभव ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स AB होने पर BA विद्यमान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, क्योंकि AB तो इसका उल्टा क्रम BA, तो ये होता है क्रम विनिमय। इट मीन्स हम इनके गुणधर्मों की बात करेंगे तब ये कहेंगे कि दो मैट्रिक्स का गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ AB तो परिभाषित है लेकिन BA परिभाषित ही नहीं है, BA संभव ही नहीं है, BA गुणन हो ही नहीं पाएगा। चलिए अब बात करते हैं गुणा कैसे होता है इसकी भी। तो देखिए आव्यूह गुणन के सोपान क्या होते हैं, जो स्टेप्स हैं हम उनकी बात करेंगे। यदि कोई दो मैट्रिक्स हैं वो गुणन के लिए अनुकूलनीय है, तो मैट्रिक्सों का गुणन है उन्हीं प्रकार से होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है आपके पास, ठीक, और इस A में आपके पास मैंने एलिमेंट्स, चलो मैं दो दो ही ले लेता हूँ, फिर 3 के हिसाब से आप करके देख लेना, 2 4 -1 और 0, ये एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है। और एक अन्य मैट्रिक्स B ली हमने, और इस B मैट्रिक्स में हमारे पास 2 4 6 और 1 0 और 1, ये एक 2/3 क्रम की मैट्रिक्स है जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। A और B का हम गुणा करना चाहते हैं, तो कैसे होगा गुणा? क्या करना है? पहली स्टेप, सबसे पहले प्रथम मैट्रिक्स जो भी है आपके पास A, उस A की प्रथम पंक्ति, अब प्रथम पंक्ति दिखाई दे रही है आपको, कौन सी है? यहाँ पर 2 4, ये आपके पास पहली पंक्ति है। इसके अवयवों को दूसरी मैट्रिक्स B के प्रथम स्तंभ कौन सा है? 2 1 के संगत अवयवों से गुणा करेंगे। 2 किसके साथ गुणा होगा? 2 से, और 4 किसके साथ गुणा होगा? 1 से। गुणा करेंगे और गुणा कर उनका योग प्राप्त करेंगे, उनका योग प्राप्त किया जाता है तो गुणन मैट्रिक्स का प्रथम पंक्ति में प्रथम स्तंभ का अवयव कहलाता है। तो ये जो गुणा करके योग करेंगे तो वो जो हमें प्राप्त होगा वो AB गुणन का हमें प्रथम एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पहला अवयव। अब देखो कैसे करेंगे हम इस गुणा को। ठीक, तो मैं निकालना चाह रहा हूं AB मैट्रिक्स, तो AB कैसे निकालेंगे वो देखिए। मुझे केवल सबसे पहले पहली पंक्ति लिखनी है, कौन सी है? A, मैट्रिक्स A को लिख रहा हूं, 2 4 -1 और 0, और इसके साथ गुणा करेंगे B मैट्रिक्स को, 2 4 6 1 0 1, ये मैट्रिक्स हमने लिखी। अब हमें AB मैट्रिक्स का प्रथम अवयव यहाँ मिलेगा, बाकी को तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, वो कितने होंगे क्रम में वो देखने की बात है। फिलहाल मैं यहाँ पर इन एलिमेंट्स को छोड़ रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा वो देखिए आप पहले। देखिए
हमने लिखा सबसे पहले रूल यहाँ पर कि प्रथम मैट्रिक्स की पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति है 2 4 और दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ है 2 1। तो हम इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा होगा 2 के साथ तो कितने हो जाएंगे 4, और 4 गुणा होगा 1 के साथ तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और इनको हम क्या कर देंगे, इनको योग करेंगे तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, ये पहली पंक्ति है R1 और ये पहला स्तंभ है C1। तो पहली पंक्ति में पहला अवयव मिलेगा जो पहले कॉलम के रूप में, पहले स्तंभ के रूप में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 + 4 यानी 8 हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। ये दूसरा स्तंभ है 4 0, इसके साथ हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणा होगा 4 से तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आएंगे, पहली पंक्ति चल रही है तो पहली पंक्ति में ही आपको इसे आगे बढ़ाना है। हमने यहाँ पहली पंक्ति ली है ए बी में से, तो हम यहाँ पहली पंक्ति में ही एलिमेंट्स को लिखते हुए चलेंगे। तो हमने पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर रहे हैं तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिल जाएगा। 2 गुणा हुआ 4 से 8 और 4 गुणा होगा 0 से तो 0 रहेगा तो 8 ही आ जाएंगे। फिर यदि हमें तीसरे स्तंभ से करना है तो सेम यही प्रक्रिया चलेगी, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा कर देंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा वो देख लो। 2 गुणा होगा किससे 6 से, पहली पंक्ति का पहला अवयव और तीसरे स्तंभ का पहला अवयव दोनों गुणा हो जाएंगे। 2 गुणा 6 12 होंगे। इसके अलावा 4 गुणा होगा 1 से तो 4 1 से गुणा होकर इसमें जुड़ जाएगा। योग करना है तो जोड़ देंगे। ये पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से गुणा हो गया और पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा पहला अवयव कहलाएगा पंक्ति का, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में गुणा दूसरा अवयव कहलाएगा पंक्ति का, और पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा तीसरा अवयव कहलाएगा। यानी फाइनल में हमें जो मिलेगा वो हमें ए बी की एक पंक्ति प्राप्त हो गई 8 8 और 16। ये हमारे पास पहली पंक्ति आ गई। पहली पंक्ति को गुणा किया तीनों स्तंभों से तो पहली पंक्ति के 3 अवयव हमको मिल गए। अब सेम यही प्रक्रिया आगे भी करनी है। जो आपके पास दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति को फिर से पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे और फिर तीसरे स्तंभ से गुणा कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव आ जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, और हम उदाहरण करेंगे खूब, उनसे आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखें, जो हमने चीज़ यहाँ पर लिखी है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे कि हमने क्या लिखा है। ये यदि आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा आगे की चीज़ों को समझने के लिए। गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमने सोपान में पहली स्टेप्स लिखी थी, फिर से सुन लेना। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा होगी तो ए बी मैट्रिक्स जो भी है आपके पास उसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ से करने पर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा अवयव मिल जाएगा। सेम यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति को लेकर के, और ज़्यादा है तो तीसरी पंक्ति को लेकर के स्तंभों के साथ गुणा करके दोहराई जा सकती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी है, जब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे तो वहाँ समझने में आसानी होगी। फिर क्या करना है, देखो लिखा हुआ है प्रथम मैट्रिक्स के प्रथम पंक्ति के अवयवों को दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा कर उनका योग प्राप्त किया जाता है। तो गुणन मैट्रिक्स का प्रथम पंक्ति में दूसरा अवयव प्राप्त होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 निकाला है। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे और इस प्रकार से पूरी एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से गुणा होगा और प्राप्त होने वाली आपके पास गुणन है वो भी एक मैट्रिक्स के रूप में ही होगा। क्रम बता ही दिया है मैंने कि एक 2x2 की है, दूसरी एक 2x2 दूसरी 2x3 की है। तो आपके पास जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर है वो 2x3
3 का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 को छोड़ देंगे और यहाँ से 2 को छोड़ेंगे तो बचेगी 2/3। तो ये क्रम आपके पास 2/3 के रूप में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल 12 है हमारे पास। एक मैट्रिक्स मिली है A जिसका ऑर्डर है वो 2/2 का है, और एक अन्य मैट्रिक्स B मिली है जिसका ऑर्डर है वो आपके पास 2/3 का है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान है, यानी AB गुणन है वो संभव होगा। तो यहाँ पे AB के लिए वैल्यू पूछी गई है कि AB मैट्रिक्स ज्ञात कर दीजिए क्या होगी। तो AB मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए हम मैट्रिक्स A का और मैट्रिक्स B का गुणा करेंगे। मैट्रिक्स A में आपके पास एलिमेंट 6 9 2 3, जबकि मैट्रिक्स B में आपके पास जो एलिमेंट है वो 2 6 0 और 7 9 8 है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो क्या मिलता है उसको यहाँ योग के रूप में लिखेंगे। 9 को हम 2 से गुणा कर 6 को 2 से गुणा करते हैं 12 आ जाएंगे। 9 गुणा होगा 7 से 63 हो जाएंगे। ये हमारे पास पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हुआ, तो AB मैट्रिक्स का प्रथम अवयव आ गया, पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब पहली पंक्ति के अवयवों को हम दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? दूसरा अवयव मिलेगा पहली पंक्ति का। 6 गुणा होगा 6 से 36 और 9 गुणा होगा 9 से 81। नेक्स्ट, पहली पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ के साथ में गुणा करेंगे। तीसरा है, इसके साथ में हम गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 गुणा होगा 0 से 0 और 9 गुणा होगा 8 से, तो हो जाएंगे 72। ठीक है, हमने पहली मैट्रिक्स A के पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा किया तो पहली पंक्ति के तीनों अवयव मिल गए। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करते हैं हम। दूसरी वाली पंक्ति है, हम इसको गुणा करते हैं 2 3 को किसके से? पहले वाले स्तंभ से। तो पहले स्तंभ है 2 7, इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 को 7 से करेंगे 21। फिर ध्यान देना, दूसरी ही पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 गुणा होगा 6 से 12 और 3 गुणा होगा 9 से 27 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे हम गुणा तो 2 0 से गुणा होगा तो 0 होगा और 3 8 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा। तो AB मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। क्या होगा मान? 63 और उसमें 12 हम ऐड कर देंगे 75 हो जाएंगे। 81 में नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट्स होगा 81 और 36 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 8 और 3 11। इसके अलावा 72 तीसरा अवयव है। यहाँ 21 और 4 25 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है वो हो जाएगा 39 और तीसरा होगा 24। आप देखेंगे ये बिल्कुल 2/3 क्रम की ही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुणा किस प्रकार से करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुणन संक्रिया के गुणधर्म। मैट्रिक्सों में जो गुणन संक्रिया है उसके क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उनमें से सबसे पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का पालन करती है नहीं करती है? तो 2 मैट्रिक्सों का गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये चीज़ हमने आपको पहले भी समझा दी है, ऊपर बताया था क्यों नहीं करता है, क्योंकि कई जगह तो हमारे पास गुणन संभव ही नहीं होता। रीजन लिखा है हमने, क्योंकि 2 मैट्रिक्स हैं उनका गुणन उनके क्रम पर आधारित होता है। क्रम यानी कोटि, ऑर्डर पर आधारित होता है। अतः ऐसा भी हो सकता है कि यदि 2 मैट्रिक्स A और B हो तो उनका गुणन AB गुणन तो संभव हो पर BA गुणन संभव ही नहीं हो, या फिर गुणन संभव हो तो वो दोनों बराबर हो, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। ये केवल बराबर एक कंडीशन में हो सकती है कि जब दोनों मैट्रिक्स हैं वो गुणन के लिए अनुकूलनीय है, यानी वर्ग अवयव के रूप में है, विकर्ण के रूप में। 2 मैट्रिक्सेस यदि विकर्ण फॉर्म में हैं तो फिर उनके लिए आपके पास AB बराबर B हो सकता है। तो एक रेयर कंडीशन है, ऐसे चीज़ें हमें मिलेंगी भी नहीं। हमारे पास तो क्या है, जनरली सभी के लिए होना चाहिए। हम व्यापक रूप से यूनिवर्सल रूप से लिखते हैं, तो ये यूनिवर्सल रूप से सही नहीं है, सार्वत्रिक रूप से सही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं
कि गुणन संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। ये सभी पे लागू नहीं होता कि ए बी बराबर बी ए हो, केवल विकर्ण मैट्रिक्सों को छोड़ करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ध्यान रखना है इस चीज को कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए रहेगा सदैव, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी सदैव ऐसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट गुण की तरफ बात करें हम। दूसरा गुण है हमारे पास साहचर्य नियम का। गुणन संक्रिया का दूसरा नियम साहचर्य नियम या गुणधर्म। साहचर्य नियम में क्या होता है, हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं। कितने मैट्रिक्स लेते हैं? 3। और ये 3 मैट्रिक्सों के ऊपर ही होता है कि यदि 3 मैट्रिक्स ए और बी तथा सी गुणन के लिए अनुकूलनीय है, यानी तीनों गुणा के लिए अनुकूलनीय है, तब वह साहचर्य नियम का सदैव पालन करती हैं। इट मीन्स 3 मैट्रिक्सों का गुणा किया जाए तो आप वो गुणा किसी प्रकार से करें, उनमें ऑर्डर सही होना चाहिए, क्रम उसी में होना चाहिए, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो यदि हम बिना कोष्टक के देखें तो ए बी सी है और इधर भी क्या है, ए बी सी है। तो यानी ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मैं एक तरफ तो लिख दूं बी ए सी और एक तरफ लिख दूं ए बी सी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्रम कैसा हो, एक समान हो तो ही ये सही है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुणन संक्रिया है वो साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, चलिए अब इस चीज में समझने की क्या बात है कि साहचर्य नियम ही, आप ऐसा नहीं समझ रहे हो कि ऐसा हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखिए, कोष्टक लग रहा है, इट मीन्स पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर लिया गया है, गुणा करने के बाद ए बी मैट्रिक्स को सी के साथ गुणा किया गया है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पहले इधर तो ए बी गुणा हुआ था, यहाँ पहले बी का सी के साथ गुणा निकाला गया है, यानी कोष्टक पहले सोल्व होता है तो बी का सी के साथ गुणा निकाला गया, और जब ये गुणन प्राप्त हो गया तो फिर हमने इसके साथ गुणा कर दिया है, ए के साथ गुणा कर दिया है, तो ये दोनों वैल्यूज एक जैसी ही आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा गुण। नेक्स्ट हमारे पास गुणधर्म है वो है गुणन संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व। कि गुणन संक्रिया है उसके लिए तत्समक अवयव या तत्समक अवयव क्या होगा उसकी बात की जा रही है। यानी कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स ए का ऐसी कौन सी मैट्रिक्स के साथ में गुणा किया जाए कि आपके पास है वो यही मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाए, या फिर उल्टा कह दें कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को ए के साथ में गुणा किया जाए कि आपके पास में यही मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाए। यानी ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगा जिससे गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणन संक्रिया के लिए इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स है वो यहाँ पर गुणन तत्समक अवयव कहलाती है। यानी गुणन संक्रिया में इकाई मैट्रिक्स है वो गुणन तत्समक अवयव होती है, गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी आप एक मैट्रिक्स ए को इकाई मैट्रिक्स के साथ में गुणा करेंगे तो आपको सदैव मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगी, चाहे उल्टा कर लीजिए, आई के साथ में ए को गुणा कर लीजिए तो भी आपको मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना कि गुणन संक्रिया में इकाई मैट्रिक्स है वो गुणन तत्समक अवयव कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणन तत्समक अवयव कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए समान कोटि के एक मैट्रिक्स आई, ये क्या है? इकाई मैट्रिक्स का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि ए आई इक्वल टू आई ए। ए का आई से गुणा किया जाए, आई का ए के साथ गुणा किया जाए, आपको ए ही मिलेगा, जहाँ आई एक इकाई मैट्रिक्स होती है। अर्थात मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया में तत्समक मैट्रिक्स है वो गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है या गुणन तत्समक अवयव कहलाती है। ध्यान रहेगा, इकाई मैट्रिक्स सदैव गुणन संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स होती है, गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा रूल, वितरण नियम। क्या है हमारे पास? वितरण नियम। वितरण नियम क्या है? चौथा है हमारे पास वितरण नियम। वो क्या है? यदि कोई 3 मैट्रिक्स आपके पास है ए बी तथा सी, तब ए बी प्लस सी, ध्यान देना ए और कोष्टक में बी प्लस सी, ठीक है। तो ए का बी के साथ गुणा ये होगा ए बी, और बी
ए का सी के साथ में गुणा, ये होगा ए सी। ध्यान रखना है इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ए आपके पास बाईं तरफ है, किधर है ए? बाईं तरफ है, तो ए बाईं तरफ ही रहेगा आगे गुणा में। यहाँ भी ए बाईं की तरफ है और सी आगे है, तो यहाँ भी बाईं तरफ ए ही रहेगा। लेकिन यदि उल्टा होता बी प्लस सी और इस तरफ दाईं ओर ए होता तो इनका गुणा क्या कहलाता है? बी ए प्लस में सी ए, यानी ए का जो क्रम है वो आपके पास यहाँ दाईं तरफ ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। यानी इनमें ऑर्डर चेंज नहीं होंगे, जैसा गुणा है सेम वैसे के वैसे गुणा करना है। जो मैट्रिक्स आपके पास जिस दिशा में है वो उधर ही रहेगी, यानी सी के साथ गुणा होगा ए तो ये सी ए ही कहलाएगा। जबकि यहाँ वाले फर्स्ट में हम बात करेंगे ए बी के साथ होगा तो ए बी और ए सी के साथ होगा तो ए सी कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, समझ गए हो इस चीज़ को। ऐसा ही आगे फिर से है दूसरा कि ए बी को मैंने सी से किया तो सी ए सी और बी को सी से करेंगे तो बी सी। ठीक है, यहाँ पर किस तरफ गुणा हो रहा था? बाईं ओर, और यहाँ किधर गुणा हो रहा है? दाईं ओर। तो ये चीज़ दोनों मैंने बता दी है आपको कि कौन सा किस तरफ होगा, उसी हिसाब से क्रम लिखना है। सी यहाँ पर दाईं ओर है तो यहाँ भी दाईं ओर है, यहाँ भी दाईं ओर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ए आपके पास बाईं ओर है तो यहाँ भी ए बाईं ओर है, यहाँ भी ए बाईं ओर है। तो क्रम में बदलाव नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आके एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास शून्य के भाजक। ये क्या होते हैं? शून्य के भाजक किसे कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी है कि दो शून्येतर अवयव हैं। शून्येतर यानी जिन ऐसे मैट्रिक्स जिनमें कि आपके पास सभी अवयव शून्य नहीं हो, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो, शून्य से इतर। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्सों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव। यदि कोई दो मैट्रिक्स अशून्य मैट्रिक्स हैं जिनमें शून्य नहीं है यानी सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं है, उन मैट्रिक्सों का गुणा आपके पास शून्य अवयव आ जाता है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाती हैं? शून्य के भाजक कहलाती हैं। लिखी हुई डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने क्या है? जब दो अशून्येतर मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है तब ए तथा बी मैट्रिक्स एक दूसरे के शून्य के भाजक कहलाते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए और जिसको मैं छोटा ही ले लेता हूँ, चलो 2x2 क्रम की ही एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास 2 4 0 0 की फॉर्म में है। वह एक अन्य मैट्रिक्स B है, वो B मान लीजिए मेरे पास है वो 0 0 और 3 और 6 की फॉर्म में है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स को देखें तो वो 2x2 की है और दूसरी मैट्रिक्स भी 2x2 क्रम की है, तो गुणा संभव है। तो मैं ए का बी के साथ गुणा करके देखूं तो वो भी 2x2 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। और जब गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहली वाली वह शून्य है, दूसरी वह शून्य है, लेकिन गुणा करने पर क्या मिलेगा? पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 गुणा होगा 0 से तो 0 और 0 गुणा होगा 3 से तो 0। तो हमने यहाँ पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। नेक्स्ट हम फिर से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो वो हो जाएगा 0। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही कहलाएगा। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे? दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं इधर, तो पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 0 से गुणा होगा 0 और 0 3 से गुणा होगा तो 0। फिर दूसरे स्तंभ से भी करेंगे, 4 0 से गुणा हो जाएगा और 0 6 से गुणा हो जाएगा तो 0। तो फाइनली हमें क्या मिली? एक शून्य मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या मिल रहे हैं? 0। इट मीन्स ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, या कहें तो शून्य मैट्रिक्स। तो ए और बी इस कंडीशन में क्या कहलाएंगे? शून्य के भाजक कहलाएंगे। यानी ए और बी दोनों तो शून्य मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इन दोनों का गुणा है वो शून्य मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसा कहीं होता है तो मैट्रिक्स एक दूसरे के लिए शून्य के भाजक कहलाती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अवयव गुणन से संबंधित जानकारी। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ उदाहरण। एग्जाम्पल हमारे पास 13 कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर देखा जाए तो 2/3 का है और एक अन्य मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3/2 का है। तो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हम, तो कह रहा है ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले मैं ए बी की बात करूं तो ए बी का क्रम, क्या ए बी गुणन संभव है? ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब गुणन संभव है, 3 तो हट जाएगा, तो नया ऑर्डर जो बनेगा वो 2/2 का होगा, यानी ए बी मैट्रिक्स है वो 2/2 क्रम की होगी, यानी 4 ही अवयव होंगे। और गुणा कैसे होगा वो हम गुणा कर देते हैं, 1 - 2 3 - 4 2 और 5, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास मैट्रिक्स बी से, और बी आपके पास है 2 3 4 5 और 2 1। अब क्या करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये आपके पास हो जाएगा -8, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 6। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, पहली पंक्ति को यहाँ पर दूसरे स्तंभ के साथ में गुणा करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3, -2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो -10, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा +3। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम करेंगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ में गुणा, तो क्या मिलेगा, -4 गुणा होगा 2 से, तो हो जाएगा -8, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो +8, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएंगे 10। फिर क्या करना है हमें, जो सेकंड आपके पास पंक्ति है उसे सेकंड कॉलम के साथ गुणा करना है। -4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -12, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 10, और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 5। ये हमारे पास इनका गुणा आ गया है। अब हम इसे और सरल करके लिखते हैं, तो ए बी फाइनली हमें मिलेगा, वो मैट्रिक्स आपके पास होगी 0, नेक्स्ट -4 और 10, इसके अलावा 15 में से 12 कम करेंगे 3, ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स होगी। अब उसने बी ए बी पूछी है, तो चलो बी ए बी निकाल देंगे। बी ए कैसे मिलेगी, पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2 1, और फिर लिखेंगे हम इसके साथ में ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स में है 1 - 2 3 और -4 2 और 5। क्या ये गुणन संभव है? ध्यान दीजिए, बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3/2 है, जबकि ए का ऑर्डर है वो 2/3 है, तो इट मीन्स 2 2 हटा दिए जाएं तो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स 3/3 क्रम की होगी, यानी कुल मिलाकर के 9 अवयव मिलेंगे। अब 9 को लिखना है हमको, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा पर ध्यान से समझते हुए चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। समझने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। तो सबसे पहले पहले से करते हैं, कितना हो जाएगा 2 और -12। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरा अवयव मिलेगा, ये दूसरा स्तंभ रहा आपके पास, इससे कर दीजिए। 2 गुणा होगा -2 से तो -4, और 3 गुणा होगा 2 से तो +6। फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे हम, तीसरा स्तंभ है हमारे पास 3 5, इससे भी कर दो। 2 गुणा होगा 3 से 6, और 3 गुणा होगा 5 से तो 15। अब आ जाइए दूसरी पे, नीचे सेकंड आपके पास पंक्ति, पहली पंक्ति पूरी हो चुकी है, दूसरी को गुणा करेंगे किसके साथ, पहले स्तंभ के साथ, यानी 1 - 4 के साथ। तो 4 गुणा होगा 1 से 4, और 5 गुणा होगा -4 से तो 20। फिर 4 गुणा होगा, नेक्स्ट आगे सेकंड स्तंभ से गुणा करने पर 4 -2 से गुणा होगा, -8 बनेंगे। 5 2 के साथ गुणा होगा, 10 बन जाएंगे। फिर हम करेंगे तीसरे स्तंभ के साथ में गुणा दूसरी पंक्ति का, तो 4 गुणा होगा 3 से 12, और 5 गुणा होगा 5 से 25। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाइए, तीसरी पंक्ति को भी हम गुणा करेंगे इन तीनों स्तंभों से। समझ गए हो, सभी में यही क्रम चल रहा है। 2 1 से होगा 2 -4, इसके अलावा -4 +2, और 2 को 3 से करेंगे 6, और 1 को 5 से करेंगे 5। अब सरल कर लीजिए और आगे, तो हमारे पास बी ए क्या होगा, -10 +2 +21, -16 और +2,
और 37 माइनस का 2 माइनस का 2 और 11, ये हमारे पास बी ए है। बी ए का ऑर्डर है वो 3/3 है, जबकि ए बी का जो ऑर्डर था हमारे पास वो 2/2 का है। जब दोनों अलग अलग कोटि की मैट्रिक्स हैं तो ए और बी तो सम ए बी और बी ए तो इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका तो ऑर्डर यानी कोटि ही अलग अलग हैं, तो ये समान नहीं है। पर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोटि समान हो लेकिन उनके संगत अवयव समान नहीं हो, तो भी वो समान नहीं कहलाएंगी। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए उसे, देखिए कह रहा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों की दोनों 2/2 क्रम की हैं, और कह रहा है ए बी और बी ए क्या क्या होंगे, और ये भी दर्शाना है कि ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो देखो ए बी और बी ए दोनों विद्यमान होंगे क्योंकि दोनों का क्रम समान है, दोनों मैट्रिक्स हैं। वो कैसी हैं, वर्ग आव्यूह या कहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो 1 0 0 -1 और मैट्रिक्स बी 0 1 1 0 विकर्ण मैट्रिक्स है। देखिए तो गुणा करते हैं हम इनको यहाँ पे, तो क्या मिलने वाला है वो भी देखें। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 से तो आपके पास 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये भी 0 होगा। फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 1 × 1 हो जाएगा और 0 का 0 से 0 बन जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति पे आते हैं, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से और -1 गुणा होगा 1 से तो -1। दूसरे स्तंभ से करेंगे, 0 गुणा होगा 1 से तो 0 और -1 को हम करेंगे 0 से तो 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स निकल कर के आई वो आई 0 1 -1 और 0। ठीक है, अब ये तो ए बी है। अब निकालते हैं हम बी ए। बी ए में बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 0 1 1 0, और दूसरे आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 0 0 -1। हम इनका गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो आपके पास 0 + 0, दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 0 -1, और दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो 1 × 1 और 0 को 0 से करेंगे तो 0। फिर दूसरी स्तंभ के साथ में करेंगे तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 0 -1 से होगा तो 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 1 और 0। तो आप देखेंगे ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास बी ए है। क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं? नहीं है। दोनों 2/2 क्रम की हैं, पहली भी 2/2 की है और दूसरी भी 2/2 की है। क्रम समान है, कोटि समान है, लेकिन संगत अवयव समान नहीं है, इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इट मीन्स मैट्रिक्स का गुणन नियम है वो क्रम विनिमय नियम का वो पालन नहीं करता है। गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय।